आज की क्लास में हम लोग देखने वाले मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे कि कोई भी अगर तत्व होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है और परमाणु जो होते हैं वो बहुत ही छोटे अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, तो उनका जो तत्व होता है उसका तो द्रव्यमान होता है, मतलब जो परमाणु होंगे उनका भी तो कुछ तो द्रव्यमान होगा, समझे। तो परमाणु द्रव्यमान को पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे मोल संकल्पना की, मोलर कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें तो अगर किसी भी चीज का अपन द्रव्यमान निकालते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का द्रव्यमान निकालेंगे, वजन निकालेंगे, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे कि उसकी बॉडी के अगर मैंने अलग अलग पार्ट्स दे दिए हैं और आपको बता दिया कि भैया इसका इतना द्रव्यमान है, इसका इतना द्रव्यमान है, हाथ का इतना द्रव्यमान है, पैर का इतना द्रव्यमान है, सारी चीजों के द्रव्यमान अगर आपको बता दूंगा तो आप पूरी बॉडी का द्रव्यमान निकाल पाएंगे। कैसे? सारे के सारे द्रव्यमान को आप जोड़ दोगे तो पूरी बॉडी का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा ना। उसमें क्या है कि पर कुछ चीज ऐसी होगी, जैसे सपोज करो बाल, ठीक है ना, तो बाल वैसे भी आपकी बॉडी में उसका जो हिस्सा होता है द्रव्यमान का, इसके वजन का, वो बहुत ही नहीं के बराबर होता है, नेग्लेजिबल होता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर बाल का वजन जोड़ो या ना जोड़ो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में बाल आपके शरीर का अंग होते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही होगा, पर अगर नहीं भी अपन कंसीडर करेंगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ग्रोस जो द्रव्यमान होगा आपका, दूसरे पार्ट्स को सबको जोड़ देंगे और वही आपकी बॉडी का द्रव्यमान होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर हम किसी भी परमाणु के द्रव्यमान की बात करेंगे तो परमाणु के अंदर जो भी चीजें होगी उनके द्रव्यमान की बात होगी। परमाणु के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे अपन यहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं परमाणु का, तो यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से आपका परमाणु बनता है। मतलब मैं अगर परमाणु के द्रव्यमान की बात करूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों के द्रव्यमान के बारे में पता होना चाहिए कितना होता है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्लियर है? और अगर अपन प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और अगर अपन प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, तो होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और लगभग इतना ही आपके न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, लगभग इतना ही होगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब इसको ग्राम में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ग्राम में 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, अब चूंकि ये जो ग्राम में है, अगर अपन परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में डिफाइन करेंगे तो इसके लिए ग्राम तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नई यूनिट की बात करेंगे। तो वैसे ही परमाणु के द्रव्यमान को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो होती है एएमयू। क्या होती है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो लगभग जो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसे अपन बोल देते हैं 1 AMU। इसे बोलेंगे अपन 1 AMU। तो यही होता है आपका। अब क्या होता है कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को अगर मेजर करना है, अपने को मापना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर परमाणु का द्रव्यमान मापना है तो परमाणु में क्या क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरे परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, यहां से आप देख पा रहे हो, काफी कम होता है प्रोटॉन की तुलना में। मतलब ऐसा एस्टिमेट होता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 या 1840 गुना कम होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान होता है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और जब भी हम परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ऐड कर देंगे। एक्चुअल में मैंने बोला था ना कि इसको भले ही अपन कंसीडर नहीं करेंगे पर कुछ तो द्रव्यमान होता है तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट भी होगा उसका, पर हम जब भी कंसीडर करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, मोल संकल्पना या मोलर कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि हम जब भी कोई मेजरमेंट की बात करते हैं तो कोई भी अगर मेजरमेंट करेंगे तो हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, फिर उससे हम तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद में हर चीज का अपन मेजरमेंट करते हैं। जैसे अगर अपन लेंथ की बात करें तो आपने पहले 1 मीटर माना है, फिर 1 मीटर से तुलना करेंगे कि 2 मीटर, 3 मीटर, जितना भी, अगर 1 मीटर से 3 गुना होगा तो अपन बोलेंगे कि 3 मीटर है। 1 मीटर से 1000 गुना होगा तो उसको बोलेंगे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर बोलेंगे। तो हम तुलना करते हैं मेजरमेंट में, पहले एक स्टैंडर्ड मापते हैं और स्टैंडर्ड के बाद में उसकी तुलना करेंगे। तो वैसे ही
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी जब परमाणु द्रव्यमान की बात होती है तो वैसे ही आपको बता दिया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है या न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको अपन 1 AMU तो बोल देते हैं, पर फिर भी शुरुआत में क्या होता था कि हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान होता था उसको एक यूनिट मानते थे और हाइड्रोजन के द्रव्यमान से तुलना करते थे। जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है वो होगा हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 14 गुना होता था, तो वो मतलब उस तरीके से हम तुलना करते थे। पर बहुत बाद में हमने ये देखा कि जब भी हम स्टैंडर्ड मानते हैं तो ऐसा स्टैंडर्ड मानेंगे जो काफी समय तक जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। तो हमने बहुत बाद में कार्बन 12, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं तो कार्बन 12 की बात करेंगे। कार्बन 12 बहुत ही ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए हम कार्बन 12 का 12वां भाग लेते हैं और उसकी तुलना करते हैं और उसको परमाणु द्रव्यमान मानते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि कार्बन 12 का जो 12वां भाग होगा वो 1 AMU के बराबर होगा। इधर देखते हैं, अब जैसे रख करता हूं, अब हम अपने मेन टॉपिक मोल संकल्पना या मोलर कॉन्सेप्ट आते हैं। उससे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। आपको मैं कुछ संख्याएं देता हूं, जैसे जैसे ही बोलता हूं मैं कि 1 दर्जन, 1 दर्जन, तो आपके दिमाग में आता है 12। अगर मैं बोलता हूं कि शतक तो आपके दिमाग में आता है 100। मैं अगर बोलता हूं अर्धशतक तो आपके दिमाग में आता है 50, मतलब 50 की बात हो रही। जिस तरीके से ये दर्जन, शतक, अर्धशतक ये एक नंबर होता है कि जैसे 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन, मतलब आप समझ जाते हो दर्जन मतलब एक संख्या होती है, 12 को अपन दर्जन बोल रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही जो मोल होता है ना, मोल एक नंबर होता है, एक संख्या होता है, ठीक है। कितना होता है, तो एक मोल की अगर बात करें बराबर, एक्चुअल में क्या होता है, एक संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है, कितनी बड़ी होती है, तो 6.022 into 10⁻23, इसको अपन बोलते हैं एक मोल। क्या होगा ये, एक मोल। इसको अपन आवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है Na, मतलब और कुछ नहीं है, एक मोल ये संख्या है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि मेरे पास 1 मोल पेन है, 1 मोल पेन मतलब मेरे पास 6.022 into 10⁻23 पेन है, ठीक है। जैसे बोला जाए कि 1 मोल किताबें है, मतलब 6.022 into 10⁻23 किताबें है मेरे पास, तो मोल और कुछ नहीं, एक नंबर होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने परमाणु द्रव्यमान की बात करी थी। अब यहां पे देखते हैं कि कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना निकलेगा। तो कार्बन के द्रव्यमान की अगर अपन बात करते हैं तो हम यहां पे लेते हैं कार्बन 12, ठीक है। कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बोला था कि हम यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, तो इसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होगा। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 into 10⁻−31 kg, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है 1.67 into 10⁻−27 kg। मतलब आप देख पा रहे हो काफी अंतर होता है। लगभग जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के मास से कितना होता है 1837 गुना कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करने वाले। यहाँ पे जब भी द्रव्यमान की बात होगी तो हम इसकी द्रव्यमान की बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 और 6 12, ठीक है। और लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 गुणित 1.67 into 10⁻−27 kg, या ग्राम में लेंगे तो -24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का जो द्रव्यमान होगा वो इतना होगा। अब हमने देखा था इस जो संख्या होती है इसको अपन क्या बोलते थे, ये 1 AMU के बराबर होता था। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एक कार्बन 12 जो एटम लिया हुआ है उसका जो द्रव्यमान होगा वो 12 AMU होगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर अपने पास 1 मोल कार्बन हुए, 1 मोल कार्बन, ठीक है, तो 1 मोल कार्बन का कितना द्रव्यमान होगा, तो 1 मोल पता है ना कितने होंगे 6.022 into 10⁻23 कार्बन। अब हम यहाँ पे कितने कार्बन लेंगे, तो एक कार्बन का कितना होता है, इतना होता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे कितने 1 मोल है, मतलब कितने कार्बन है यहाँ पे 6.022 into 10⁻23 कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन का जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12 गुणित, या 12 AMU लिख देते डायरेक्टली, 12 गुणित 1.67 into 10⁻24 ग्राम
ठीक है। और कितने कार्बन यहाँ पे लिया हुआ है, एक नहीं लिया हुआ है, कितने लिया हुआ है, एक मोल लिया हुआ है, एक मोल कार्बन। तो इसको लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये संख्या निकल के आएगी 12 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 12 ग्राम। ठीक है, या एक कार्बन एटम का, यहाँ पे एक कार्बन एटम मतलब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 12 AMU, और एक मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, इसको अपन ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो द्रव्यमान निकल के आया है इसको ग्राम परमाणविक द्रव्यमान भी बोला जाता है, या मोलर मास, या आपका मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है। क्लियर है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होगा, सबसे पहले अपन एक ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होती है। ठीक है, मतलब इसके पास कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। अपन इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम ही होता है, कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, एक AMU बोलते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान होगा 16 AMU। अब आपको बोला जाए कि एक मोल ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो एक मोल मतलब क्या 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU होता है। 16 पूरा संख्या लिख देता हूं मैं, 16 गुणित 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान निकल के आएगा, जो मोलर मास निकल के आएगा, मोलर द्रव्यमान निकल के आएगा, वो होगा 16 ग्राम। ठीक है, इसको भी अपन बोलेंगे ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, किसका, ऑक्सीजन का। क्लियर है, 16 ग्राम आया। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा अपन अगर जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो AMU में होगा, और जो एक मोल होगा तो वो ग्राम में हो जाएगा डायरेक्टली उसका। जैसे यहाँ पे 16 AMU एक परमाणु का आ रहा था, और 16 ग्राम किसका आ रहा था, एक मोल ऑक्सीजन का आ रहा था। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है क्या? अभी मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही छोटा सा 2-4 मिनट का एक मोलर कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना वाला वीडियो था। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है एक मोल। क्लियर है?